स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर कोटार में। और आज हम कक्षा 10 जे प्रक्रम से श्वसन श्वसन के प्रकार एंड मानव श्वसन तंत्र को पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जे प्रक्रम, पोषण, पोषण के प्रकार, प्रकाश संश्लेषण क्रिया एंड मानव पाचन तंत्र को बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर किया था। और आज हम बहुत ही कम समय में श्वसन को, श्वसन के प्रकार को एंड श्वसन, मानव श्वसन तंत्र को बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। सो कंप्लीट करते हैं एंड जानते हैं श्वसन क्या होता है। तो जीवों द्वारा वायु में से ऑक्सीजन का ग्रहण करना, एक परिभाषा बहुत से लोग कहते हैं कि सांस लेने व छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सांस लेने व छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। हालांकि ये ठीक है, बट ये अधूरी बात है। सांस लेने व छोड़ने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। देखो, हम श्वसन करते हैं यानी सांस लेते हैं, सांस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन क्या करती है? प्रत्येक कोशिका में जाकर क्या करती है? ऑक्सीजन ऊर्जा को निकालती है भोजन से। भोजन यानी कि ग्लूकोज से, भोजन से क्या करती है? ऊर्जा को निकालती है। एंड ऊर्जा निकालने की विधि ही क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो जीवों द्वारा वायु में से ऑक्सीजन ग्रहण करके भोजन से ऊर्जा निकालने की विधि श्वसन कहलाती है। यानी अपन लोगों ने जो खाना खाया वो ग्लूकोज में बदल जाता है एंड ग्लूकोज में से ऑक्सीजन क्या करती है? ऊर्जा को निकालती है। एंड ऊर्जा निकालने की विधि को हम श्वसन कहते हैं। और श्वसन किस दो प्रकार से होता है? श्वसन दो प्रकार से होता है, एक तो वायवीय श्वसन एंड एक अवायवीय श्वसन। अब वायवीय श्वसन क्या होता है इसे जानते हैं। श्वसन दो प्रकार से होता है, वायवीय श्वसन एंड अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला है, इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। मुझे मालूम है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ नहीं आया होगा। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी मानव सांस लेता है तो साथ में ऑक्सीजन भी जाती है। तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में किन में होता है? यानी मानव में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। यानी ऑक्सीजन जो है, मानव में ऑक्सीजन जो है ऊर्जा को कौन निकालता है? ऑक्सीजन निकालता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। एंड यह श्वसन किस में होता है? मानव में होता है। यह श्वसन मानव में होता है। एंड अवायवीय श्वसन क्या होता है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी ऑक्सीजन के बिना ही क्या होता है? ऑक्सीजन के बिना ही क्या ऊर्जा निकलती है? ऑक्सीजन के बिना ही ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। और ये किस में होता है? इष्ट में होता है। किस में होता है? इष्ट में। यानी इष्ट को ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है और ये इष्ट में होता है। वायवीय श्वसन मानव में होता है एंड अवायवीय श्वसन इष्ट वगैरह में होता है। अब पढ़ते हैं मानव श्वसन तंत्र को। मानव श्वसन तंत्र को, तो मानव श्वसन तंत्र को पढ़ने से पहले हम श्वसन तंत्र को जानते हैं। भैया श्वसन तंत्र को क्या होता है? यानी तंत्र लग गया, इसका क्या मतलब होता है? यानी बहुत सारे तंत्र। तो बहुत सारे तंत्र यानी वे सभी तंत्र। श्वसन तंत्र क्या होता है? वे सभी तंत्र जो सांस लेने व छोड़ने के लिए क्या करते हैं? आवश्यक अंग होते हैं। सांस लेने व छोड़ने के लिए आवश्यक अंग क्या कहलाते हैं? श्वसन तंत्र कहलाते हैं। यानी वे सभी तंत्र जो सांस लेने व छोड़ने के कार्य करते हैं श्वसन तंत्र कहलाते हैं। एंड श्वसन तंत्र के बाद श्वसन मार्ग के बारे में भी जान लेते हैं। अब श्वसन मार्ग क्या होता है? देखो, वायु जिस रास्ते से होकर अनुसरण करती है, वायु यानी श्वास जिस मार्ग से होकर अनुसरण करती है उस मार्ग को ही हम श्वसन मार्ग कहते हैं। वायु या फिर श्वसन जिस मार्ग से अनुसरण करता है उसे श्वसन कहते हैं। यानी वायु जो है जिस मार्ग से होकर जाती है उस मार्ग को श्वसन मार्ग कहते हैं। अब जानते हैं कि वायु किस किस मार्ग से होकर जाती है। तो सबसे पहले वायु नासा द्वार में जाती है। एंड नासा द्वार क्या होता है? मानव में नाक में जो दो छिद्र होते हैं, मानव की नाक में जो दो छिद्र होते हैं उसे नासा द्वार कहते हैं। और इसमें चित्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है। एंड प्रत्येक व्यक्ति के पास नाक होती है एंड इसमें जो दो छिद्र होते हैं उसे ही नासा द्वार कहते हैं। नाक के अंदर
दो छिद्र होते हैं जिससे वायु क्या करती है, प्रवेश करती है, और उन दो छिद्रों को नासा द्वार कहते हैं। अब नासा द्वार को समझते हैं। देखो मानव में वायु सबसे पहले नासा द्वार में प्रवेश करती है। भैया वायु सबसे पहले नासा द्वार में ही प्रवेश करती है, यानी इसके पश्चात, और इसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कण को क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कण को चिपका लेते हैं। अब इसके पश्चात वायु कहाँ पहुंचती है, इसके पश्चात हमारी वायु पहुंचती है नासा कपाट पर। नासा कपाट पर। अब नासा कपाट क्या होता है, हमने जाना कि नाक में जो दो छिद्र होते हैं उसे नासा द्वार कहते हैं। अब नासा कपाट क्या होता है, नाक की जो हड्डी होती है, नाक में जो हड्डी होती है ऊपर नाक के छिद्र की ओर जाए, इसके गहरापन में जाए तो ये हड्डी पाई जाती है। अब इस हड्डी को ही हम कहते हैं नासा कपाट, हड्डी को ही कहते हैं नासा कपाट। अब नासा कपाट में क्या होता है, नासा द्वार के पश्चात वायु नासा कपाट पर पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है, नासा कपाट पर। अब नासा कपाट में क्या होता है, इसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम होता है म्यूकस, जिसका नाम होता है म्यूकस, जो क्या करता है, जो नासा द्वार से जो है नासा द्वार द्वारा छूटे मिट्टी के कण को क्या कर लेता है, चिपका लेता है। यानी जो नासा द्वार में जो बाल होते हैं वो जो मिट्टी कण नहीं चिपका पाते हैं उसे म्यूकस चिपका लेता है। नासा द्वार में एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे म्यूकस कहते हैं, और ये म्यूकस क्या करता है, नासा द्वार में बाल द्वारा छूटे मिट्टी के कण को चिपका लेता है। अब इसके पश्चात हमारी वायु पहुंचती है ग्रसनी में। अब ग्रसनी क्या होती है इसे जानते हैं। ग्रसनी होती है हमारी हल्लक, ग्रसनी होती है हमारी हल्लक। तो नासा कपाट के पश्चात वायु ग्रसनी में पहुंचती है। नासा कपाट के पश्चात वायु ग्रसनी में पहुंचती है, यानी हल्लक में पहुंचती है। अब हल्लक के पश्चात हमारी वायु पहुंचती है श्वास नली में। अब श्वास नली को हम समझते हैं चित्र के माध्यम से। अब श्वास नली को अच्छी तरीके से चित्र के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि ये बिना चित्र के माध्यम से बेहतर तरीके से समझ में नहीं आने वाली है। सो चलते हैं चित्र की ओर। सो ये हमारा रहा मानव का चित्र। अब श्वास नली क्या होती है, ये देखो हल्लक हुई हमारी, यहाँ पर हो गई हल्लक, ये हमारी ग्रसनी यानी कि हल्लक। अब इससे ये पहुँचती है श्वास नली में। ये वाली नली होती है श्वास नली, ये वाली नली होती है श्वास नली। इसमें एक सी प्रकार की, देखो ये जो संरचना होती है, ये सी प्रकार की संरचना होती है जो क्या करती है, श्वास नली को चिपकने नहीं देती है। यानी अगर ये सी प्रकार की संरचना ना पाई जाए तो श्वास नली हमारी क्या हो जाएगी, आपस में इस तरीके से चिपक जाएगी एंड हमारी सांस नहीं पहुंच पाएगी। जब सांस नहीं पहुंच पाएगी तो हम मर जाएंगे, यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब श्वास नली ये आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो जाती है। यानी हमारे दो फुसफुस होते हैं, मानव में दो फुसफुस होते हैं। फुसफुस यानी कि फेफड़े, फुसफुस को कहते हैं फेफड़े। हमारे दो फेफड़े होते हैं, एंड ये ग्रास नली दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक इस फेफड़े की ओर एंड एक इस फेफड़े की ओर, इस फेफड़े की ओर। अब जो दो भागों में विभक्त हो जाती है उसे कहते हैं श्वसनी, उसे कहते हैं श्वसनी। अब श्वसनी आगे चलकर कई भागों, छोटे छोटे, ये देखो छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है। इन छोटे छोटे भागों में जब श्वसनी विभक्त हो जाती है तो उसे कहते हैं श्वसनिका। अब उसे कहते हैं श्वसनिका। आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अपनी परिभाषा की ओर चलते हैं। अब देखो हमने श्वास नली में लिखा है कि ग्रसनी के पश्चात वायु श्वास नली में पहुंचती है। ग्रसनी के पश्चात वायु कहाँ पहुंचती है, श्वास नली में पहुंचती है। ग्रसनी के पश्चात वायु कहाँ पहुंचती है, श्वास नली में पहुंचती है। एंड श्वास नली क्या करती है, श्वास नली आगे चलकर क्या होती है, श्वास नली में एक सी प्रकार की संरचना पाई जाती है। श्वास नली में एक सी प्रकार की संरचना पाई जाती है, यानी इस प्रकार के, ये हमारी क्या हुई, मान लीजिए हमारी श्वास नली, और इसमें एक सी प्रकार की इस तरह की ये संरचना पाई जाती है। और ये संरचना क्या करती है, इस श्वास नली को चिपकने नहीं देती है। यदि ये श्वास नली चिपक जाएगी तो हम वायु को नहीं ग्रहण कर पाएंगे, वायु को नहीं ग्रहण कर पाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो ये सी प्रकार की संरचना क्या करती है, सी प्रकार की संरचना श्वास नली को चिपकने नहीं देती है। अब इसके पश्चात सी प्रकार की एक संरचना पाई जाती है जो श्वास नली को चिपकने
नहीं देती है, जो श्वास नली को चिपकने से रोकती है। एंड श्वास नली दोनों फेफड़ों तक जाने के लिए, यानी हमारे पास दो फुसफुस होते हैं, यानी दो फेफड़े होते हैं। अब श्वास नली दोनों फेफड़े तक जाने के लिए दो भागों में विभक्त हो जाती है, यानी दो भागों में बट जाती है, और जिसे हम कहते हैं श्वसनी, जिसे हम कहते हैं श्वसनी। तो श्वास नली दोनों फेफड़ों की ओर जाने के लिए दो भागों में विभक्त हो जाती है, और इन दोनों भागों को हम कहते हैं श्वसनी। इन दोनों भागों को कहते हैं श्वसनी। मान लीजिए ये हमारे पास श्वास नली है, अब ये आगे चलकर इधर चली जाएगी एंड ये इधर चली जाएगी फेफड़े की ओर। ये हमारे पास फेफड़ा है, ये मान लीजिए फेफड़ा है, हालांकि ऐसा नहीं होता, मान लीजिए ये है फेफड़ा। तो इस फेफड़े की ओर चले जाती है एंड इस फेफड़े की ओर चली जाती है। अब इसे ये दो भागों में विभक्त हो जाती है, तो इसे कहते हैं श्वसनी, इसे कहते हैं श्वसनी। अब श्वसनी, अब आगे चल के श्वसनी आगे चल के जो है कई भागों में, छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है, कई छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है, जिसे कहते हैं श्वसनिका, जिसे कहते हैं श्वसनिका। और श्वसनिका के लास्ट भाग पर, मान लीजिए हमारी कोई श्वसनिका है, इसके लास्ट भाग पर एक गुब्बारानुमा संरचना पाई जाती है इस प्रकार की, जिसे कहते हैं कूपिका, जिसे कहते हैं कूपिका। इसमें ही वायु आती है। अब हम श्वसनी को बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो श्वसनी क्या होती है। श्वास नली के पश्चात वायु दोनों श्वसनी में पहुंचती है। देखो श्वास नली मैंने अभी बताया कि ये श्वास नली हो गई, और इसके पश्चात वायु इन दोनों श्वसनियों में पहुंचती है। तो इसके पश्चात वायु कहाँ पहुंचती है, दोनों श्वसनी में पहुंचती है। एंड श्वसनी के आगे अब देखते हैं क्या होता है। एंड श्वसनी जो है आगे चलकर कई भागों में विभक्त हो जाती है, जिसे श्वसनिका कहते हैं। मान लीजिए हमारी ये श्वसनी है, और ये आगे चलकर छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाती है। इन छोटे छोटे भागों को हम कहते हैं श्वसनिका, इन छोटे छोटे भागों को कहते हैं श्वसनिका। एंड श्वसनिका के लास्ट भाग, यानी ये श्वसनिका हो गई, इसके लास्ट पार्ट पर क्या होता है, गुब्बारेनुमा संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं कूपिका। अब श्वसनिका के बारे में जानते हैं। देखो श्वसनिका से वायु कूपिका में पहुंचती है। श्वसनिका से वायु कहाँ पहुंचती है, कूपिका में पहुंचती है, जो एक गुब्बारेनुमा संरचना होती है। ये देखो गुब्बारेनुमा संरचना है, इसी को ही कहते हैं कूपिका। एंड इसी में वायु पहुंचती है। अब इसमें जब वायु पहुंचती है तो इसके पश्चात क्या होता है, देखो जानते हैं। वायु कूपिका में वायु जैसे ही पहुंचती है, अब जैसे ही वायु कूपिका में पहुंचेगी, वैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर प्रत्येक कोशिका में दे देता है। देखो कूपिका से कई सारी नली हमारी जाती हैं शरीर में। इन नलियों में क्या होता है, रक्त बहता है। इन रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर प्रत्येक कोशिका में जाकर ऑक्सीजन को ले जाता है, एंड ले जाकर प्रत्येक कोशिका को दे देता है। एंड उसके बदले में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को वापस लेकर इसमें छोड़ देता है, और ये फिर वापस बाहर निकल जाती है। कूपिका में वायु जैसे ही पहुंचती है, वैसे ही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर प्रत्येक कोशिका में दे देता है। तो उसके बदले में CO2 को वापस कूपिका में छोड़ देता है, यानी CO2 को लाकर वापस कूपिका में छोड़ देता है। एंड कूपिका क्या करती है, बाहर छोड़ देती है। कूपिका बाहर छोड़ देती है। अब बाहर किस तरीके से, बाहर छोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या होता है, इसे भी समझते हैं, एक बार चित्र के माध्यम से समझते हैं, एंड इसकी परिभाषा के बारे में भी समझते हैं। सो ये हमारा रहा डायफ्राम, ये हमारा है डायफ्राम। अब ये डायफ्राम क्या करता है, जैसे ही हम वायु को ग्रहण करते हैं, इस तरीके से आती है तो ये फूल जाती है, यानी कि फुसफुस फूल जाती हैं, और ये डायफ्राम नीचे की ओर चला आता है। अब नीचे की ओर चला आता है। अब जब हम सांस को छोड़ना होता है, जब हमें सांस छोड़नी होती है, तब ये डायफ्राम ऊपर की ओर ढकेलता है, जिससे वायु बाहर निकल जाती है। तो 70% हमारा डायफ्राम मदद करता है वायु को बाहर निकालने में 70% मदद करता है डायफ्राम। अब आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट में बिना ही चोट पीट लगे, यानी बिना चोट पीट के व्यक्ति मर जाता है।
तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है कि डायफ्राम जो होता है, व्यक्ति का डायफ्राम टूट जाता है, जिससे व्यक्ति की जो श्वास होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है। यानी व्यक्ति का डायफ्राम टूट गया, अब डायफ्राम ऊपर की ओर नहीं ढकेलेगा। जब ऊपर की ओर नहीं ढकेलेगा तो श्वास बाहर नहीं निकल पाएगी, एंड जब श्वास बाहर नहीं निकल पाती है तो व्यक्ति मर जाता है। अब इसकी परिभाषा के बारे में भी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो डायफ्राम में लिखेंगे कि श्वास को छोड़ने के लिए डायफ्राम 70% मदद करता है। ये बात हमने अभी आपको बताई कि श्वास को छोड़ने के लिए डायफ्राम 70% मदद करता है। जैसे ही हम श्वास को लेते हैं वैसे ही डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है। अभी हमने बताया कि श्वास जैसे ही लेते हैं फेफड़े हमारे फूल जाते हैं एंड डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है। जब डायफ्राम नीचे की ओर चला जाता है तब क्या होता है, और नीचे की ओर चला जाता है, एंड जैसे ही श्वास को हम छोड़ना होता है, जैसे ही श्वास को छोड़ना होता है वैसे ही डायफ्राम ऊपर की ओर ढकेलता है, ऊपर की ओर ढकेलता है एंड श्वास जो होती है हमारी बाहर निकल जाती है। जैसे ही हम श्वास को छोड़ना होता है डायफ्राम ऊपर की ओर ढकेलता है एंड श्वास हमारी बाहर निकल जाती है, और यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है मानव श्वसन तंत्र। आई होप कि मानव श्वसन तंत्र आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि हाँ आपको समझ में आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, सो दैट मेरा कुछ हौसला अफजाई हो एंड आपके लिए और सारी वीडियो बेहतर से बेहतर तरीके में प्रोवाइड करता रहूं। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।